नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। मैं हूं आपके साथ ऋतिका थपलियाल। आइए उत्तराखंड की बड़ी खबरों की तरफ रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आ चुकी हेडलाइंस पर। सड़क मार्ग की समस्या से आज भी जूझ रहे नाला गांव के ग्रामीण। स्वीकृति मिलने के बाद 10 सालों में भी नहीं बनी सड़क। अपहरण के मामले में मोरी पुलिस ने एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। अपहरणकर्ता को भी किया बरामद। यमुनोत्री विधानसभा सीट से भाजपा में बगावत शुरू। लक्ष्मण सिंह भंडारी उतरेंगे चुनावी मैदान में। अल्मोड़ा जिले के दोराहाट से नाबार्ड की तरफ जा रही स्विफ्ट कार नागार्जुन के पास 200 मीटर गहरी खाई में गिरी। मसूरी विधानसभा से कांग्रेस पार्टी द्वारा एक बार फिर गोदावरी थापली को चुनावी मैदान पर उतारा है, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। मसूरी कांग्रेस के प्रत्याशी गोदावरी थापली का मसूरी पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं इसके उपरांत मसूरी कांग्रेस भवन में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोगों को एकजुटता से कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने के साथ कांग्रेस के प्रत्याशी गोदावरी थापली को भारी मतों से विजय दिलाने के लिए आह्वान किया गया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए गोदावरी थापली ने कहा कि 2022 कांग्रेस का है और इस बार प्रदेश की जनता कांग्रेस की ओर देख रही है। उन्होंने कहा कि 5 साल की भाजपा की सरकार ने मात्र मुख्यमंत्री बदलने का काम किया है, जबकि विकास के नाम पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। जिन योजनाओं का शिलान्यास कांग्रेस की हरीश रावत की सरकार में किया गया था, उसी का लोकार्पण कर श्रेय लेने का काम कर रहे हैं, जबकि कई योजनाएं जिनका लोकार्पण किया गया उसमें काम ही पूरा नहीं हुआ है। सबसे पहले मैं सुभाष चंद्र बोस जी के 126वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनके विचारों को आत्मसात करते हुए सभी को शुभकामना देते हुए और निश्चित रूप से मैं अपने राष्ट्रीय और प्रदेश शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने दूसरी बार मेरे ऊपर भरोसा जताया है। और निश्चित रूप से हम लोग बिल्कुल लोगों के बीच में लगातार जुड़े हुए हैं और आप देख रहे हैं कि महिला के ऊपर एक विश्वास जताते हुए जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने विश्वास जताया है और आप देख रहे हैं वो किस नीति से हम पर काम कर रहे हैं और हम लोग अपने जो महिला सशक्तिकरण के उसमें और जो विकास कार्य है वो हम लोग वो किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि जो क्षेत्रीय विधायक जी हैं 10 साल में उनके सारे कोई भी कार्य उन्होंने करा नहीं है। हम लोगों ने उनके जो कार्य है जो उन्होंने करानी है उसको भुनाना है और अपने जो हम लोगों ने हमारे पूर्ववर्ती सरकार ने जो किया है काम पूरे विकास कार्य के उनको भुनाना है। बिल्कुल बन रहा है, हमारा स्पष्ट बहुमत और प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बन रही है। बिल्कुल सभी ने विचार बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल यहाँ से उखाड़ फेंकना है। जनपद नैनीताल में विधानसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष, समयबद्ध और पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल ने कहा कि सभी मतदान अधिकारी कर्मठता, निष्पक्षता, पारदर्शिता और शालीनता से कार्य कर मतदान करवाना सुनिश्चित करें। प्रशिक्षण के दौरान उनके दायित्व निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराना है। मतदान की गोपनीयता बनाए रखने सहित निर्वाचन के अन्य कार्य की त्रुटि रहित करने के लिए सैद्धांतिक और व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से त्रस्त कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने रविवार को भाजपा छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ली। कांग्रेस कार्यालय में ब्लॉक अध्यक्ष देशबंधु रावत के संचालन में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत सिंह रावत ने भाजपा छोड़कर आए कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाकर माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान रावत ने कहा कि बेरोजगारी व कमरतोड़ महंगाई के चलते लोगों का जिंदा रहना तक इस सरकार ने मुश्किल कर दिया है। इस बार लोग सरकार बनाने के लिए कम, भाजपा सरकार से बदला लेने के लिए अधिक मतदान करेंगे। लोगों में भाजपा सरकार के प्रति गुस्सा है। खुद भाजपा कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी से हताश और निराश होकर प्रदेश के विकास के लिए कांग्रेस की ओर आशा की नजर से देख रहे हैं। इस मौके पर सदस्यता लेने वालों में कुबेर सिंह बिष्ट, पूर्व महामंत्री भाजपा, पूर्व ग्राम प्रधान और वर्तमान में कोऑपरेटिव सोसाइटी करणपुर के निर्देशक एडवोकेट विक्रम भट्ट, पूर्व उपाध्यक्ष युवा मोर्चा ग्रामीण और मंडल रामनगर रघुविंदर सिंह, भुवन जोशी, महेश मचपाल आदि शामिल हैं। ये कांग्रेस की बढ़ती हुई लोकप्रियता का परिचायक है कि लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। सैकड़ों लोगों को हम पिछले समय से कांग्रेस में ज्वाइन करा चुके हैं। उसी क्रम में आज भी कुछ लोगों ने जो है कांग्रेस ज्वाइन की है।
जो बीजेपी के पदाधिकारी रहे हैं, तो इस बात का द्योतक है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है। 53 सीटों पे कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर दी है। एक सीट पे 20 से भी ज़्यादा उम्मीदवारों ने कई जगह उम्मीदवारी कर रखी थी, तो उसमें समय तो लगता है। और जहाँ तक रामनगर का या जो बची हुई 17 सीटें उनका सवाल है, उनमें भी कल शाम तक जो है लिस्ट आने की अपेक्षा। तैयारी की आप बात करेंगे तो मैं कहना चाहूँगा, द्वंद्व को कब तक रोका जाए, युद्ध को कब तक, द्वंद्व को कब तक पाला जाए, युद्ध को कब तक टाला जाए। जो वंशज हैं महाराणा के, फेंकेंगे जहाँ तक भाला जाए। तो ये जो जुमलेबाजों की या हमारे सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वालों की, महंगाई बढ़ाने वालों की, बेरोजगारी बढ़ाने वालों की सरकार है, हम इनको उखाड़ के ही दम लगेंगे। पूर्व उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में तो तापमान माइनस में चला गया है। इस ठंड में सुरक्षाकर्मी मां गंगा के धाम गंगोत्री में तैनात हैं। सुरक्षाकर्मी गंगोत्री में मुस्तैदी से ड्यूटी पर डटे हैं। वहीं नागरदास मौनी बाबा तपोवन में साधनारत हैं। तपोवन गंगोत्री धाम से भी करीब 30 किलोमीटर दूर है, जहां 5 से 6 फीट तक बर्फ जमी हुई है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री धाम की बात करें तो यहाँ पर करीब 3 से 4 फीट तक बर्फ पड़ी हुई है। यहाँ तापमान 0 से नीचे चला गया है। ऐसे में जहाँ एक दिन रुकना भी मुश्किल है, वहाँ पर 14,202 फीट ऊंचाई पर गंगोत्री से लेकर तपोवन तक करीब 15 लोग शीतकाल में निवास कर रहे हैं। इन 25 लोगों ने कर्मचारी और पुलिस कर्मियों के साथ उस इलाके में साधनारत साधु संत भी शामिल हैं। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीति सरगर्मियां भी तेज होती जा रही हैं। भाजपा के टिकट वितरण के बाद अब कांग्रेस ने भी देर रात अपने दावेदारों की लिस्ट जारी कर दी है। कर्णप्रयाग विधानसभा की बात करें तो कांग्रेस ने 2 बार के पालिका अध्यक्ष मुकेश नेगी पर भरोसा जताया है, लेकिन टिकट वितरण के बाद अब कांग्रेस में भी बगावत शुरू होने लग गई है। कांग्रेस से पूर्व राज्य मंत्री रहे सुरेश बिष्ट अब पार्टी से नाराज चल रहे हैं। उनका कहना है कि कल वे अपने कार्यकर्ताओं और क्षेत्रीय जनता से वार्ता कर आगे का निर्णय लेंगे। टिकट न मिल पाने की पीड़ा उन्होंने अपने सोशल मीडिया से भी बताई है। कर्णप्रयाग पहुंचे पूर्व राज्य मंत्री सुरेश बिष्ट से पहाड़ टीवी संवाददाता दीपक शाह ने की खास बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं आपके साथ दीपक शाह। चुनावी सरगर्मियां धीरे धीरे तेज होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, वहीं कांग्रेस ने कल देर रात अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। वहीं कई दावेदार टिकट से लेकर घुस आ रहे हैं, वहीं तो कई टिकट न मिल पाने के कारण नाराज दिख रहे हैं, जिससे कि पार्टी में बगावत शुरू हो गई है। कर्नाटक विधानसभा की बात की जाए तो कांग्रेस के द्वारा टिकट जारी होने के बाद बगावत शुरू हो चुकी है। गैरसैंण से हमारे बीच मौजूद है इस टाइम पूर्व राज्य मंत्री सुरेश बिष्ट, जो कि पार्टी से काफी नाराज चल रहे हैं। बातचीत करते हैं। सुरेश बिष्ट, टिकट नहीं मिल पाया, क्या कहना चाहिए? निश्चित रूप से दुखी हूँ और सिर्फ दुखी नहीं हूँ बल्कि शॉक्ड भी हूँ। पिछले 35 सालों में, मेरे 35 सालों की राजनीतिक जीवन में एक भी क्षण ऐसा नहीं आया होगा, एक भी मतलब इस ढंग का कोई वाकया नहीं हुआ होगा जबकि मैं कांग्रेस से इतर मैंने बात की होगी या कांग्रेस के खिलाफ मैंने काम किया होगा। अपने संसाधनों के बल पर कांग्रेस को मजबूत करता रहा। 2007, 2012, 2017 में टिकट की प्रबल दावेदारी की, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिसको टिकट दिया हम उसके साथ रहे। मैं इस समय आश्वस्त था, मेरा हक भी था, वरिष्ठता के आधार पे भी था, बिल्कुल निष्कलंक के हिसाब से भी था। पार्टी में पूरे निष्ठा भाव से कार्य करने के स्तर पे भी मेरा मजबूत दावा था, सर्वे के हिसाब से मेरा मजबूत दावा था और क्षेत्रीयता के हिसाब से भी इस समय स्थिति बहुत अनुकूल थी। लेकिन उसके बावजूद भी टिकट न मिल पाना निश्चित रूप से मेरे गले नहीं उतर पा रहा है और कहीं न कहीं एक भावना मन में आ रही है कि क्या मैंने इतनी निस्वार्थ सेवा कांग्रेस की जो की है तो क्या इसका कोई फल नहीं मिलेगा। और जब आज इसका फल नहीं मिला है तो निश्चित रूप से मैं दुखी हूँ। तो आप आगे क्या रणनीति देंगे? एक्चुअली सबसे पहले मैं आपको ये एक चीज बता दूं कि मैं किसी भी
इस ढंग का कभी काम नहीं करता हूं कि मन में कुछ और बाहर कुछ और। देखिए, मेरे राजनीतिक जीवन का एक साफ सा फंडा है कि मैं अपने साथ जो लगे हुए कार्यकर्ता हैं उनको भी आगे रखने की, उनको भी आगे करने की बात सोचता हूं और करता हूं। मैंने बहुत काम ऐसे किए हैं जिसमें कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको कहीं प्रमुख, कहीं जिला पंचायत सदस्य के तौर पे, कहीं प्रधानों के तौर पे, कहीं नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों के तौर पे उनको आगे बढ़ाया है। कभी ये नहीं सोचा कि यार अब मेरा क्या होगा। लेकिन मैं एक चीज निश्चित रूप से बताना चाहूंगा कि मैं उन कार्यकर्ताओं को आज मैंने उनसे बात की, मैं टेलीफोन पे बहुत ज्यादा वो लोग दुखी हैं। मैं कल सुबह उनसे पूछ रहा हूं कि भाई मेरा आगे का रास्ता आप बताइए कि अब क्या हो। क्या आगे चुनाव नहीं, मैंने जैसे कि आपको बता दिया कि मैं शॉक्ड हूँ, मैं दुखी हूँ अपने उच्च नेताओं के व्यवहार से। कि वास्तव में ये बात मैं मानता हूँ कि दावेदार 10 थे, टिकट एक को मिलना था, ये बिल्कुल मैं पूरी तरह जानता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं टिकटों की परिस्थितियां होती हैं, किस परिस्थिति में कहाँ ठीक बैठता है, किस हमारी वरिष्ठता देखी जानी चाहिए थी। लेकिन निश्चित रूप से इन्होंने कुछ नहीं देखा। मैं इस आपके माध्यम से एक बात और करना चाहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसे कार्यकर्ता की जरूरत अब कांग्रेस को रह गई। यानी कि आप पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं? नहीं, मैं जैसे कि आपको बता रहा हूं कि मैं कल अपने कार्यकर्ताओं से, अपने शुभचिंतकों से बात करके लगातार बात हो रही है। कल मैंने 10, 15, 20 अपने कार्यकर्ताओं को बोला है कि भाई आप लोग बताएं कि मैं क्या करूं, मेरे आवास पे आके आप लोग बताएं कि मैं क्या करूं। जैसे वो लोग आदेश करेंगे मैं वैसा करूंगा। लेकिन एक बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, मेरा इतिहास रहा है, मेरे परिवार का इतिहास रहा है कि हम जन सेवा में लगे रहते हैं। मैं अपने क्षेत्रवासियों को ये आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि मैं राजनीति क्या करूं क्या ना करूं आपके अनुसार होगा। लेकिन मैं राजनीति में रहूं या न रहूं, लेकिन मैं ये आपको आश्वस्त दिलाता हूं कि क्षेत्र में जब भी मेरी आवश्यकता उनके दुख में, उनके सुख में खड़े होने की रहेगी, मैं मजबूती से खड़ा रहूंगा और बाकी निर्णय कल आपको पता चलेगा। तो ये थे हमारे साथ पूर्व राज्य मंत्री सुरेश दीक्षित, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी द्वारा उनके साथ धोखा किया गया है और अब क्षेत्रीय जनता और कार्यकर्ताओं से वार्ता करके आगे की रणनीति तय करेंगे। पार्टी विषय कड़काके से विपक्ष। कानपुर विधानसभा में लगातार विधायक बनते आ रहे प्रणव सिंह को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया। हालांकि उनकी पत्नी देवयानी सिंह को भाजपा पार्टी का चुनाव चिन्ह मिला है और वे चुनावी मैदान में है। दूसरी ओर बीएसपी के प्रत्याशी रविंद्र पनियाला और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पत्रकार उमेश कुमार चुनाव मैदान में है और कांग्रेस ने अभी तक खानपुर सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश से जब से उत्तरांचल राज्य बना है तब से ही आंदोलनकारियों के अंदर एक भारी उत्साह देखने को मिलता रहा है और आंदोलनकारियों ने बहुत संघर्ष करके उत्तराखंड राज्य बनवाया था। आज 21 साल बने हुए उत्तराखंड को लगभग 1.5 साल पहले खानपुर से विधायक रहे प्रणव सिंह चैंपियन के द्वारा अपशब्द बोले गए थे, जिसको लेकर आंदोलनकारियों में काफी रोष देखने को मिला था। जिसके बाद खानपुर के ढंडेरा में पर्वतीय मूल के लोगों ने चैंपियन चौक को भी तोड़ दिया था, जिसका नाम आज शिव चौक के नाम से जाना जाता है। आज आंदोलनकारियों द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि वे खानपुर सीट पर इस बार बीजेपी ने विधायक प्रणव सिंह को टिकट न देकर उनकी पत्नी को टिकट दिया है, जिसका वे पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हेमंत बर्तवाल ने बताया कि वे आंदोलनकारी हैं और खानपुर विधानसभा सीट पर विधायक रहे प्रणव सिंह चैंपियन की पत्नी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के चिन्ह पर चुनाव मैदान में है, उनका विरोध कर रहे हैं, जिसकी जानकारी वे मीडिया के माध्यम से पार्टी आलाकमान तक पहुंचाना चाहते हैं। उनका कहना है कि जो सबके दुख सुख में साथ खड़े हैं वे उन्हें वोट करेंगे। परमानंद बलोदी ने बताया कि प्रणव सिंह का वे पहले भी इसका विरोध कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि वे खानपुर से लेकर पूरे उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के हर बूथ पर जाकर उनका विरोध करेंगे। उनका कहना है कि उत्तराखंड को गाली देने वाले विधायक की पत्नी को टिकट दिया है वे गलत है और बीजेपी पार्टी की गलती भारतीय जनता पार्टी को इस बार 2022 विधानसभा चुनाव में भुगतनी पड़ेगी।
हरिद्वार में पुलिस और चुनाव आयोग द्वारा नकद राशि की गलत इस्तेमाल को लेकर चलाई जा रही मुहिम का असर दिखना शुरू हो गया है। पिछले 2 दिनों में यहां के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अब तक 14 लाख की रकम वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ी जा चुकी है। रविवार को भी यहां के शहर कोतवाली क्षेत्र में चंडीघाट चौक पर पुलिस और चुनाव आयोग की टीम ने एक कार से 2,43,000 की नकदी बरामद की। पुलिस के अनुसार श्यामपुर की ओर से आ रही देहरादून नंबर कार की चेकिंग में ये रुपए मिले हैं और वाहन सवार दोनों लोगों से जब इस संबंध में पूछताछ की गई तो वो उचित जानकारी न दे सके, लिहाज रकम को जब्त कर लिया गया। हम आपको बता दें कि इससे पूर्व यहाँ के कनखल, रानीपुर, सर्कुलर, मंगलौर क्षेत्र में भी इस तरह की रकम बरामद हुई है। टिकट बंटवारे को लेकर भाजपा और कांग्रेस में जगह जगह बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं। ऐसा ही कुछ पुछवादून की सहसपुर विधानसभा में कांग्रेस से आयेंद्र शर्मा को पार्टी से टिकट दिए जाने पर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते यहां भी पार्टी से टिकट की आस लगाए बैठे पार्टी नेताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है, जिससे साफ है कि इस बार भी आयेंद्र शर्मा को अपनी ही पार्टी के असंतुष्ट नेता की नाराजगी का खामियाजा उठाना पड़ सकता है। दरअसल आपको बता दें कि सहसपुर विधानसभा से स्थानीय लोग और क्षेत्रीय नेता स्थानीय को ही प्रत्याशी बनाए जाने की मांग कर रहे थे, लेकिन सन 2017 के विधानसभा चुनाव में बागीबंद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले आयेंद्र शर्मा को इस बार कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जिससे असंतुष्ट होकर इस सीट से टिकट की मांग करने वाले राकेश नेगी, आकिल अहमद, अनीस अहमद और नीरज कुमार ने बगावती रुख अख्तियार करते हुए स्थानीय लोगों के साथ बैठक की, जहां टिकट बंटवारे पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए आगामी रणनीति तैयार करने पर चर्चा की। देखिए, हमारी नाराजगी ये है हाईकमान से, पार्टी से भी, ये हमारी शुरू से मांग रही है। जब से ये सीट जो है सामान्य हुई तब से यहाँ का जो है जो लोकल है, चाहे वो मुस्लिम हो हिंदू हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारी मांग ये थी कि यहाँ पे सहसपुर में स्थानीय आदमी को टिकट मिले, क्योंकि 2 बार ऐसा हो चुका, 2012 में भी और 2017 में भी, कि बाहरी व्यक्ति यहाँ पे उन्होंने भेजा और वो दोनों जो है दोनों बार चुनाव हार चुका। और एक इस समय जो है ऐसे व्यक्ति को पार्टी ने टिकट दिया जिसके पूरा जो है सहसपुर विधानसभा जनता के खिलाफ है, और जिस व्यक्ति ने जो है 2017 में कांग्रेस के चीफ प्रदेश अध्यक्ष को हराने का काम किया, एक ऐसे व्यक्ति को बागी को जो है टिकट देने का काम किया जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, जो कार्यकर्ता है वो आहत है इस बात से जो है कि ऐसे व्यक्ति को अगर टिकट दिया जाएगा तो एक क्या मैसेज जाएगा लोगों में, जो है क्या मैसेज जाएगा, हम लोगों को कैसे समझाएंगे। जो है वो जो लोग पार्टी के लिए दिन रात काम करते हैं उनको हम कैसे समझाएंगे कि ऐसे लोगों को टिकट दिया जाएगा। तो जितने हमारे स्थानीय लोग थे यहाँ पे, जो कर्मठ हैं हमारे यहाँ पे लोग, जो लड़ने वाले हैं, मजबूत लोग हैं सब, क्या उन्हें कोई एक आदमी हमारे में से नजर नहीं आ गया? लास्ट तक जो है हमने ये कहा कि भाई आप किसी को भी दे दो। सहसपुर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, सहसपुर में जो है 50-60 हज़ार मुस्लिम वोटर हैं, उसके बावजूद भी जो है सहसपुर में मुस्लिम को दरकिनार किया जा रहा। और जब से जो है हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब से लेके यहाँ का जो है मुस्लिम वोट डालता आ रहा है कांग्रेस को। जो है आज अगर कट्टर वोटर कोई है तो वो कांग्रेस का, तो वो कौन है? मुस्लिम है। पहले 50 साल इस जो है संजाति में रही ये सीट, उसके बाद आपने जो है फिर इसको जो उत्तराखंड राज्य बना, फिर आपने जो है इसको जो है 10 साल के लिए जो है आपने हरिजन सीट कर दी आपने। अब 2012 में जब सीट सामान्य हुई तो हमने मांग करी भाई यहाँ से टिकट जो है हम उनको दिया जाए। संख्या भी हमारी ज़्यादा संख्या है, लेकिन उसके बावजूद भी 2012 में भी हमको जो है लारा लपटी दी गई। लास्ट में उसको एक ऐसे आदमी को यहाँ पे भेज दिया चुनाव लड़ने के लिए जिसका कोई वजूद नहीं है, इसको कोई पहचानता नहीं, इसको कोई जानता नहीं। हमने फिर भी जो है पार्टी के लिए अपने काम किया। हमें कहा कि जी आप कोई नहीं इसको जिताने का काम करें। मैं अपनी ओर से कहा कि फिर भी हमने पार्टी के लिए हमने जो अपना बलिदान दिया, हमने जो है उसके लिए काम किया, लेकिन वो फिर भी चुनाव हार गया। हमारे जो वादे किए गए थे पार्टी ने वो पूरे नहीं किए। अब फिर जो है 2017 में जब उसको जो है पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो फिर जो है उसने जो है यहाँ पे पार्टी के प्रत्याशी को हराने का काम किया। एक बागी व्यक्ति है, वो किसी के यहाँ वो चाय तो पीता नहीं है, अगर क्षेत्र में भी जाएगा तो चाय नहीं पिएगा, पानी नहीं पिएगा किसी के यहाँ, इतना तो परहेज करता है लोगों से। वो क्या जनता उसे जो है वोट देगी? यहाँ के सारी जनता उसके खिलाफ है। हम जो है जितने भी लोकल हैं, हम जो है यहाँ पे अभी तो हम लोकल लोग हैं, यहाँ के जो है हमारे आसपास के लोग हैं। हम अभी आगे और भी जो है एक बड़ी सभा बुलाएंगे और अभी जितने भी लोकल यहाँ पे हैं हम एक व्यक्ति को जो है उतारेंगे, हम तय करेंगे आपस में। अगर पार्टी, अभी भी समय है 28 तारीख तक, अगर पार्टी जो है प्रत्याशी बदलती है
तो हम स्वागत करेंगे उस चीज़ का और पार्टी की निश्चित जीत होगी यहाँ से। और अगर पार्टी को सीट हरानी है, 15 साल से यहाँ बीजेपी का जो है विधायक है, फिर वो अगर चाहते हैं कि पार्टी बीजेपी का यहाँ विधायक हो तो फिर उसके बाद उनकी मर्जी हो, जो भी करना चाहे करें। कहने वाला है देखिए, विगत कई वर्षों से हम लोग कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं और जो बैठे हुए हैं सभी कांग्रेस के सच्चे वर्कर हैं। तो इन सब की ये पीड़ा है कि सब लोग चाहते थे कि यार हमारा क्षेत्रीय प्रत्याशी मैदान में उतरे और क्षेत्रीय प्रत्याशी आए यहाँ पे। तो जिस तरह से पार्टी का निर्णय रहा है वो जन भावनाओं के विरुद्ध रहा है और यही नाराज़गी हमारे जितने प्रत्याशी हैं सबकी है। तो अब आज बैठे हैं, अब देखते हैं इसके बाद क्या मंत्रणा होती है, क्या निष्कर्ष निकलता है, तो उसके बाद आप लोगों से ज़रूर रूबरू होंगे। तो निर्दलीय उतरने जा रहे हैं मैदान में या कौन एक नाम बता पाएंगे क्या? नहीं, मैं तो सब लोग बैठे हैं तो देखते हैं किसका नाम सर्वसम्मति से आता है और क्या करना है ये अभी डिसाइड करेंगे, पूरी टीम डिसाइड करेगी। बसपा का हाथी भी उत्तराखंड के चुनावी मैदान में चल पड़ा है। जसपुर विधानसभा से बसपा प्रत्याशी अजय अग्रवाल ने भाजपा कांग्रेस के चुनावी समीकरणों की गणित को बिगाड़ दिया है। वहीं लंबे समय से भाजपा में रहने के बाद बसपा से चुनावी मैदान में उतरे अजय अग्रवाल कैसे बसपा को पहुंचाएंगे जीत के द्वार और जसपुर में क्या इस बार बदल पाएंगे इतिहास? इनके लिए जसपुर से अजय अग्रवाल से हमारे संवाददाता योगेश शैली की खास बातचीत देखी। कुमाऊं का प्रवेश द्वार जसपुर विधानसभा काफ़ी हॉट सीट होती जा रही है। इस सीट पर पिछले लंबे समय से अगर कहा जाए तो कांग्रेस और भाजपा इन दोनों ने ही अपनी जीत दर्ज की है, लेकिन इस बार चुनावी मैदान में जिस तरीके से प्रभावी रूप से बहुजन समाज पार्टी चुनावी मैदान में उतरी है और बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी यहाँ पर हैं अजय अग्रवाल जी, उनकी चुनावी मैदान में ताल ठोकने के बाद चुनावी समीकरण कई मायनों में बदल से चुके हैं। आखिर किस तरीके से ये चुनावी समीकरण बदले हैं बहुजन समाज पार्टी के चुनावी मैदान में आने के बाद, ये जानना चाहेंगे अजय अग्रवाल जी से। अजय जी, पहले के मुकाबले अब जो बहुजन समाज पार्टी ने इस बार जो चुनावी मैदान में ताल ठोकी है, किस तरीके से बदले हुए समीकरण सामने आ रहे हैं? 2002 में, 2007 में, 2012 में और 2017 में चारों बार से जसपुर विधानसभा के विधायक कांग्रेस के रहे हैं। और मेरा तो एक ही बात पूछनी है, जो 15 साल विधायक रहे और जो 5 साल विधायक रहे, एक मूलभूत समस्या भी जसपुर क्षेत्र की पूरी नहीं हुई। और मेरा केवल एक लक्ष्य है, सेवा करी है, मानव सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं होती। और बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी हैं, उन्होंने सर्वे के आधार पर मुझे घर बैठे इतना बड़ा सम्मान दिया, घर बैठे मुझको टिकट, घर बैठकर मेरी घोषणा और सारी चीज़ें मुझे दी हैं। और मैं एक ही संकल्प के साथ, जसपुर विधानसभा में 53 बिरादरियाँ रहती हैं, सबका प्यार, दुलार और आशीर्वाद मेरे साथ है। और मैं दिखा दूंगा, जसपुर की जनता पसीने छूट रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, पसीने, जाड़ों में पसीने आ रहे हैं। और जसपुर की जनता जाग चुकी है और वो 80% जनता ने मन बना लिया है इस सेवक को अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग, अपना सारा सब कुछ। और 14 तारीख को पता चल जाएगा बहुजन समाज पार्टी का जो चुनाव निशान है, हाथी चलता है, हाथी है, उड़ती है धूल, ना रहेगा पंजा और ना रहेगा फूल। न्याय धर्म सभा पार्टी ने कर्णप्रयाग विधानसभा से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। एनडीएस पार्टी ने कर्णप्रयाग विधानसभा अंजना रावत को प्रत्याशी घोषित किया है। पार्टी के प्रदेश सचिव नरेंद्र रावत ने कहा कि उनकी पार्टी 30 वर्षों से लगातार सामाजिक कार्य कर रही है। उनका उद्देश्य हर बच्चे को 25 वर्ष की आयु तक शिक्षा और रोजगार हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण, हर गांव में परिवहन, शिक्षा, बिजली, पानी की सुविधा, न्याय, शासन सत्ता और शासन व्यवस्था में जनता की सीधे भागीदारी, सभी नागरिकों को उसके चारों जन अधिकार, शिक्षा, रोजगार, सुविधा और संरक्षण निःशुल्क उपलब्ध, सभी नागरिकों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय समान रूप से मिलने सहित कई मांगों को लेकर चुनावी मैदान में उतर रही है।
धनौल्टी के कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह बिष्ट ने शीर्ष नेतृत्व का उनको धनौल्टी विधानसभा से प्रत्याशी घोषित करने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि धनौल्टी विधानसभा की जनता बदलाव करने जा रही है। जिस तरीके से पिछले 5 सालों में भाजपा के प्रत्याशी प्रीतम सिंह परमार ने क्षेत्र की जनता को ठगने का काम किया है, उसका बदला इस बार के चुनाव में लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा धरातल पर रहकर पूरे धनौल्टी विधानसभा में लोगों के समस्याओं को जाना है और अपने स्तर से कुछ समस्याओं का निराकरण करने की भी कोशिश की है, परंतु क्षेत्र के विकास और रोजगार के साधन के साथ आम लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाना है। क्षेत्र में कई गांव आज भी हैं जहां सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं है और इन समस्याओं के निराकरण के लिए क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर धनौल्टी की जनता उनको इस बार विधायक बनाकर भेजती है तो वह जनता को पूरा विश्वास दिलाते हैं कि वह क्षेत्र के विकास के साथ क्षेत्र में रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिए छोटे छोटे उद्योग स्थापित करेंगे। वहीं धनौल्टी विधानसभा को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने को लेकर कार्य किया जाएगा, जिससे कि क्षेत्र की जनता को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सके व युवाओं को रोजगार मिल सके। उन्होंने कहा कि पूर्व के विधायक प्रीतम सिंह परमार द्वारा मात्र अपनी विधायक निधि को अपने खास लोगों में बांटने का काम किया गया है, जबकि 5 सालों में वे जनता के संपर्क में रहे ही नहीं है। यमुनोत्री विधानसभा का एक गांव ऐसा भी है जो आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहां तक कि इस गांव में पिछले 10 सालों से विधायक निधि और जिला पंचायत से अभी तक 5,000 रुपए की योजना भी गांव के विकास कार्यों में नहीं लाई गई है। यमुनोत्री विधानसभा में पिछले 10 सालों से हुई दल बदल की राजनीति में इस गाँव का विकास थम सा गया है, लेकिन यहाँ के ग्रामीणों ने भी इस बार विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करारा जवाब देने का मन बना लिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तरकाशी जिले में डारसी पट्टी के नाला गांव की, जहां पर ना तो सड़क सुविधा है, ना ही मोबाइल नेटवर्क सुविधा है और पेयजल लाइन के नलके भी सूखे पड़े हुए हैं, लेकिन इस गांव की कोई सुध लेने वाला नहीं है। नाला में तहसील टुंडा, जिला उत्तरकाशी 2011 से रोड स्वीकृत थी और अभी तक रोड नहीं बनी, जबकि 7 किलोमीटर रोड स्वीकृत थी और सरतली गांव तक 3 किलोमीटर रोड मात्र बन पाई। क्लासेस चल रही है जो कि हमारे यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम भी है, यहाँ नेटवर्क भी नहीं आता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए स्कूल की दिक्कत है। 3 किलोमीटर रोड क्यों नहीं बनाई गई? सरकार को हम ये निवेदन कर रहे हैं कि प्लीज रोड की जल्द से जल्द कार्रवाई करें, हमारी रोड जल्द से जल्द पहुंचाएं। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में केवल इतना ही। बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ, देखते रहिए पहाड़ टीवी। धन्यवाद। है बेखौफ उम्मीद का रंग, है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।